Hello everyone. Today we are going to do the third part of our chapter, The Creation of an Empire. Jahangir, AD 1605 to AD 1627. During Akbar's reign, his eldest son Salim had rebelled and set himself up as an independent ruler at Allahabad. Akbar became seriously ill in AD 1604 and soon father and son gave up their quarrel. Akbar named Salim his successor. In AD 1605, the emperor died. Salim took the name of Jahangir and his reign began in AD 1605. तो अकबर के बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था जहांगीर. उसने रूल किया 1605 से लेकर 1627 तक. तो जब अकबर का शासन चल रहा था उसी टाइम सलीम जो है उसने रिबेल किया था और उसने रिवॉल्ट किया था और उसने अपने आप को इलाहाबाद का रूलर, इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था. और अकबर जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई 1604 में. 1604 में वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़े थे और उसके बाद जो अकबर और सलीम हैं उन दोनों ने आपस में सुलह कर ली. जो उनका आपसी झगड़ा था वो उन्होंने ख़त्म कर लिया और फिर उसके बाद अकबर ने सलीम को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया कि जब अकबर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद सिंहासन पर सलीम बैठेगा. फिर 1605 में अकबर की डेथ हो गई और सलीम जो है उसने शासन करना स्टार्ट किया. तो सलीम ने अपना नाम रख लिया जहांगीर. तो इसलिए जहांगीर, सलीम और जहांगीर एक ही पर्सन के दो नाम हैं. पहले उसका नाम सलीम था, बाद में जहांगीर था. तो 1605 में सलीम ने जहांगीर के नाम से शासन करना स्टार्ट किया. मेजर इवेंट्स ऑफ जहांगीर्स रेन. एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव AD 1606. Guru Arjan Dev was the fifth Sikh Guru. He had given shelter to Prince Khusro, son of Jahangir, who had revolted against his father. The Guru was asked to pay a fine of rupees 2 lakh. On his refusal to pay the fine, the Guru was tortured. The Guru became a martyr. This cruel act marked the beginning of bitter relations between the Sikhs and the Mughals. अब मेजर इवेंट्स जो थे जहांगीर के शासनकाल में वो क्या क्या थे. तो सबसे बड़ा एक इवेंट था एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव. गुरु अर्जन देव जो थे वो शहीदी को प्राप्त हुए थे. वो शहीद हुए थे 1606 में और ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में. तो जो जहांगीर का बेटा था प्रिंस खुसरो, उसने अपने फादर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर लिया था और वो जहांगीर और खुसरो के बीच में जब फाइट चल रही थी तो गुरु अर्जन देव ने उसको शेल्टर दिया था. दैट इज़ उन्होंने उसको अपने पास रहने की जगह दी थी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था. तो इसके लिए जो जहांगीर था उसने गुरु के ऊपर 2 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया और जब गुरुजी ने वो फ़ाइन देने के लिए मना कर दिया तो फिर उन्होंने गुरु को टॉर्चर करना स्टार्ट किया. गुरु अर्जन देव को टॉर्चर करना स्टार्ट किया और जब वो टॉर्चर कर रहे थे तो उस टाइम पर गुरु की डेथ हो गई. तो उसको बोला जाता है कि गुरुजी शहीद हो गए. और उनके शहीद होने के बाद जो सिख कम्युनिटी थी वो काफ़ी नाराज़ हुई मुग़ल से और उन लोगों के रिलेशनशिप्स आपस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं चले. उसके बाद कॉन्केस्ट. Mewar, which Akbar could not subdue, was brought under control by Prince Khurram, son of Jahangir, in AD 1615. Jahangir completed the task left unfinished by Akbar in Deccan. In AD 1616, Prince Khurram, personally commanding the Mughal forces, conquered the Ahmednagar fort. For this victory, Prince Khurram was conferred title of Shah Jahan, Lord of the World, by Jahangir. तो अगर कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो जिन एरियाज़ को अकबर कॉन्कर नहीं कर पाए थे उनको जहांगीर ने कॉन्कर किया. तो एक बड़ा रीज़न था मेवाड़ का जिसको अकबर कॉन्कर नहीं कर पाए थे, अकबर अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए थे. तो उसको जहांगीर के बेटे खुर्रम ने कॉन्कर किया 1615 में. फिर 1616 में उन्होंने जो अहमदनगर का फोर्ट था उस पर भी अकबर जो है वो अपना
रूल नहीं इस्टेब्लिश कर पाए थे, वहाँ भी जहांगीर का रूल इस्टेब्लिश हुआ और वो भी प्रिंस खुर्रम की वजह से ही हुआ। यहाँ भी प्रिंस खुर्रम ने ही कॉन्कर किया था। और जब प्रिंस खुर्रम को इतनी जीत मिली तो शाहजहां ने उनका नाम जहांगीर ने उनका नाम रख दिया शाहजहां। शाहजहां का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड पे रूल करता है। नूरजहां। Jahangir had married Noor Jahan, real name Mehrunissa, in AD 1611. She was the widow of a Persian nobleman who had earlier been put to death for treason. Noor Jahan was an ambitious lady. Gradually, she took control of the entire administration in her hands. Her father and brother became prominent nobles at the court. Jahangir used to take her advice on all important matters. She wanted her son-in-law Prince Shahryar to succeed Jahangir. Jahangir died in AD 1627. Shah Jahan, the governor of Deccan at that time, marched to the capital Agra and became the emperor in AD 1628. फिर जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से शादी की और नूरजहां का रियल नेम जो था वो मेहरुनिसा था। वो एक पर्शियन नोबलमैन की विडो थी और जो वो पर्शियन नोबलमैन थे उन्होंने कभी तो सुल्तान को चीट किया था, तो इसलिए उनको सज़ा दी गई थी, उनको डेथ की सज़ा दी गई थी, मतलब उनको मार दिया गया। नूरजहां जो थी वो एक बहुत एम्बिशियस लेडी थी। धीरे धीरे उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। वो धीरे धीरे सब जगह अपना कंट्रोल रखने लगी थी। उनके जो पिताजी थे और उनके भाई जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट नोबल्स बन गए थे जहांगीर की कोर्ट में, और जहांगीर जो है वो भी हर मैटर में उनकी एडवाइस लिया करते थे। वो तो ये भी चाहती थी कि जहांगीर के बेटे की जगह पर प्रिंस शहरयार जो कि उनके दामाद थे वो नेक्स्ट रूलर बने, लेकिन जहांगीर की डेथ हो गई 1627 में और उसके बाद शाहजहां जो है वो नेक्स्ट एम्परर बने 1628 में। और जिस टाइम जहांगीर की डेथ हुई उस टाइम पर शाहजहां जो थे वो डेक्कन के गवर्नर थे, तो फिर वो वहाँ से आगरा आ गए और उन्होंने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया। European traders. The East India Company had been formed in England in AD 1600 to trade with India. In AD 1615, Sir Thomas Roe was sent to India as an ambassador of the British king. The English were permitted to open a factory at Surat. Thomas Roe has left behind an interesting account of Jahangir's court. और जहांगीर के शासनकाल में जो अगला बड़ा इवेंट था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो बेसिकली वो ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इंग्लैंड से आए थे 1600 में, तब वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। तो 1615 में सर थॉमस रो जो थे वो ब्रिटिश किंग के एम्बेसडर बनकर इंडिया आए थे। तो वो जब आके जहांगीर से मिले तो जहांगीर ने उनको अलाउ किया कि ठीक है वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो सर थॉमस रो जो है उन्होंने भी काफ़ी कुछ जहांगीर के बारे में लिखा है, क्योंकि वो जहांगीर की कोर्ट में काफ़ी टाइम रहे थे, तो वहाँ पर कैसी चीज़ें होती थी, कैसे डिसीजंस लिए जाते थे, उसके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने अपने अकाउंट्स में मेंशन किया है। Shahjahan, AD 1628 to AD 1658. Shahjahan was a kind ruler. His reign was generally peaceful. Conquest. Ahmednagar, Bijapur and Golconda, the three kingdoms in Deccan, had been a source of trouble for the Mughals. After annexing Ahmednagar in AD 1632, the emperor asked the states of Bijapur and Golconda to submit to the Mughal authority. The ruler of Golconda submitted, but military action was needed to bring बीजापुर into submission. तो अगर शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो शाहजहां ने शासन किया 1628 से लेकर 1658 तक, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका जो शासनकाल था वो काफ़ी पीसफुल रहा, किसी ने ज़्यादा रिवॉल्ट नहीं किया
और शाहजहां खुद भी एक बहुत अच्छे रूलर थे, वो काफ़ी दयालु थे, काइंड थे। और अगर कॉन्केस्ट की बात करें तो अभी हमने पहले देखा कि अहमदनगर को उन्होंने जीत लिया था, तो अहमदनगर को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था 1632 में। उसके बाद उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को भी बोला कि वो मुग़ल अथॉरिटी को सबमिट कर दे, दैट इज़ वो भी मुग़ल सेना के सामने सरेंडर कर दे। तो जो गोलकोंडा का रूलर था उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जो बीजापुर था उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो उनके अगेंस्ट भी मिलिट्री एक्शन हुआ, वॉर हुआ और फिर फाइनली बीजापुर को भी सरेंडर करना पड़ा। In the northwest, the Mughals had suffered some reverses after Akbar's death. Shahjahan was able to recover Kandahar, but the Mughals could not retain it for long. The Shah of Iran captured it again in AD 1649. The campaigns to recover Kandahar failed. Kandahar was lost by the Mughals forever. अगर नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर की बात करें तो जो मुग़ल का एम्पायर था नॉर्थ वेस्ट की तरफ से थोड़ा श्रिंक हुआ एज इन जिन एरियाज़ पर अकबर ने अपना कंट्रोल बना लिया था वो एरियाज़ जो हैं वो फिर इंडिपेंडेंट हो गए और वहाँ से मुग़ल शासन का रूल जो है वो ख़त्म हो गया। तो जब शाहजहां एम्परर बने तो उन्होंने कांधार को रिकवर करने की कोशिश की, दैट इज़ कांधार को वापस हासिल करने की कोशिश की, और एक बार उन्होंने हासिल कर भी लिया, लेकिन उसको वो ज़्यादा टाइम तक अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। जो ईरान का शाह था उसने वापस से कैप्चर कर लिया कांधार को 1649 में। उसके बाद कांधार को वापस अपने कब्जे में करने की कोशिश काफ़ी की गई, लेकिन मुग़ल्स जो है कांधार को कभी अपने कब्जे में नहीं कर पाए। वॉर ऑफ सक्सेशन। Shahjahan was taken seriously ill in AD 1657. A war of succession began among the four brothers, Aurangzeb, Darashikoh, Murad and Shuja. Aurangzeb emerged victorious. He imprisoned his father Shahjahan at the Agra fort in AD 1658 and declared himself the Emperor of India. Shahjahan died in 1666. फिर 1657 में शाहजहां की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और वॉर ऑफ सक्सेशन एक बार फिर से शुरू हुआ। तो 4 ब्रदर्स थे, दैट इज़ शाहजहां के जो 4 बेटे थे, औरंगज़ेब, दाराशिकोह, मुराद और शूजा, ये चारों आपस में काफ़ी लड़ने लगे क्योंकि हर कोई राजा बनना चाहता था, और अल्टीमेटली फिर औरंगज़ेब जो है वो जीत गए चारों में से। औरंगज़ेब ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया और उनको आगरा के किले में, आगरा फोर्ट में कैद कर दिया 1658 में, और अपने आप को इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। और फिर 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई। औरंगज़ेब AD 1658 to AD 1707. Aurangzeb ruled for nearly 50 years. His rule extended over almost the entire subcontinent from Kashmir in the north to River Kaveri in the south, and from Kabul in the west to Chittagong in the east. But he reversed Akbar's policy of religious toleration. He reimposed jizya tax on the Hindus, therefore he had a difficult time. He spent the last days of his reign attempting to suppress one revolt after another. तो औरंगज़ेब ने करीब 50 सालों तक शासन किया 1658 से लेकर 1707 तक, और उसका एम्पायर काफ़ी बड़ा था, ऑलमोस्ट कश्मीर से लेकर कावेरी तक, और अगर वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो काबुल से लेकर चित्तगोंग तक पूरा उसका एम्पायर फैला हुआ था। लेकिन जो अकबर की पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ को औरंगज़ेब ने रिवर्स कर दिया था। जैसे अकबर की पॉलिसी थी रिलीजियस टॉलरेंस की, कि ठीक है आपको जो धर्म फॉलो करना है आप उस धर्म को फॉलो करो, लेकिन दूसरे धर्मों को भी वो हमेशा इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन औरंगज़ेब ने क्या किया, औरंगज़ेब ने ये रिलीजियस टॉलरेशन वाली जो पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया, दैट इज़ इस्लाम जो है वही सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया धर्म है। और अकबर ने जो जाजिया टैक्स ख़त्म किया था, जो हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा कि पहले एक जाजिया टैक्स होता था जो हिंदूज़ को पे करना पड़ता था अगर उनको तीर्थ यात्रा पर जाना होता था,
तो अकबर ने उस टैक्स को ख़त्म कर दिया था और औरंगज़ेब ने उस टैक्स को वापस लगा दिया। दैट इज़ अब अगर हिंदूज़ को किसी पिलग्रिमेज पर या तीर्थ यात्रा पर जाना होता था तो उनको वो टैक्स वापस पे करना पड़ता था। तो इस तरह से जो पीजेंट्स थे, जो कॉमन लोग थे, वो औरंगज़ेब से काफ़ी नाराज़ हुए और उसकी वजह से औरंगज़ेब को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। कई जगह रिवॉल्ट होने लगे। तो जो आखिरी के टाइम पीरियड था जो उनके शासनकाल का, उस टाइम पर काफ़ी रिवॉल्ट्स होने लगे और उनका पूरा टाइम और एनर्जी जो था सिर्फ उन रिवॉल्ट्स को सप्रेस करने में ही चला जाता था। Chief events during Aurangzeb's reign: the revolts of Jats and Satnamis. In AD 1669, the Jats of Mathura revolted under the leadership of Gokula, the Zamindar of Tilpat. They were defeated but could not be crushed permanently. In AD 1672, the emperor had to march personally to crush the rebellion of another group of peasants called Satnamis. These uprisings, however, continued up till the Jat leader Churaman established a separate Jat kingdom. अब औरंगज़ेब के शासनकाल में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे, तो जो सबसे ख़ास इवेंट्स हुए थे उनमें से एक था जाट्स और सतनामीज़ का रिवॉल्ट। 1669 में जो मथुरा के जाट थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था और उस रिवॉल्ट को लीडरशिप मिली थी गोकुला की। गोकुला जो थे वो एक तिलपत के ज़मींदार थे। तो मुग़ल सेना ने जाट्स को हरा तो दिया लेकिन परमानेंटली वो उस रिवॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर पाए। फिर 1672 में एक और रिबेल हुआ, एक और रिवॉल्ट हुआ और इस बार जो रिवॉल्ट किया वो किया सतनामीज़ ने। और वो रिवॉल्ट इतना बड़ा हुआ कि एम्परर को खुद आना पड़ा था उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो ये रिवॉल्ट जो है कंटिन्यूसली चलते रहे और फाइनली जो जाट लीडर थे चूड़ामन, उन्होंने अपना एक सेपरेट जाट किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। द रिवॉल्ट्स ऑफ सिख्स। Guru Tegh Bahadur, the ninth Guru of the Sikhs, opposed the policy of religious persecution followed by Aurangzeb. In AD 1675, Guru Tegh Bahadur, along with 5 of his followers, was arrested and brought to Delhi. Guru Tegh Bahadur was ordered to embrace Islam. On his refusal to give up his faith, the Guru was beheaded at a place called Chandni Chowk in Delhi. फिर उसके बाद सिक्स के रिवॉल्ट हुए। तो जो गुरु तेग बहादुर थे वो 9th गुरु थे सिख के। उन्होंने काफ़ी अपोज किया था जो रिलीजियस इनटॉलरेंस वाली पॉलिसी थी उसका। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि औरंगज़ेब ने जो रिलीजियस टॉलरेशन वाली पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया था। दैट इज़ इस्लाम जो है वो सबसे बड़ा धर्म हो गया और उसने सबको ऑर्डर दिया कि सबको इस्लाम ही फॉलो करना है। तो जो गुरु तेग बहादुर थे 9th गुरु, उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। उनका ये कहना था कि हम इस्लाम क्यों फॉलो करें, हमारा जो अपना धर्म है हम वो फॉलो करेंगे। तो 1675 में गुरु तेग बहादुर जो थे उनको उनके 5 फॉलोअर्स के साथ अरेस्ट कर लिया गया था और उनको दिल्ली लाया गया। और दिल्ली लाकर उनको ये ऑर्डर दिया गया कि वो उनको इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सिखिज़्म को नहीं फॉलो करना चाहिए। अब उनको इस्लाम को ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो गुरु थे। अगर वो गुरु होकर अगर एक्सेप्ट कर लेते इस्लाम को तो फिर पूरी कम्युनिटी एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम इस्लाम को नहीं फॉलो करेंगे। और क्योंकि उन्होंने मना कर दिया तो उनको सज़ा दी गई कि उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाए। दैट इज़ उनका सिर जो है वो काट दिया जाए। तो दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर काट दिया गया था। Guru Tegh Bahadur's son Gobind Singh, the 10th Guru, organized the Sikhs into a disciplined military set called the Khalsa. They continued their heroic struggle against the Mughals. There was a fierce battle at Anandpur Sahib in AD 1704. Guru Gobind Singh fought heroically. His 2 sons were buried alive when they refused to embrace Islam.
फिर गुरु तेग बहादुर जी के जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, वो 10th गुरु थे सिखिज़्म में। उन्होंने सारे सिख कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने एक मिलिट्री सेक्ट स्टार्ट किया जिसको बोला जाता था खालसा। तो जो खालसा लोग थे उनको वॉर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो मुगल्स के साथ फाइट कर पाएँ। तो उन्होंने अपनी फ़ाइट कंटिन्यू रखी मुगल्स के साथ। उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कंटिन्यूस रिवॉल्ट करते रहे, जिसकी वजह से कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी, बैटल्स हो जाती थी। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी अनंतपुर साहिब में AD 1704 में। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो काफ़ी हीरोइकली वो लड़ते रहे मुगल्स के साथ में, और उनके दोनों बेटों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। दीवार में चुनवा दिया गया मतलब कि उनको पैक कर दिया गया ब्रिक्स से। तो अब वो उससे बाहर भी नहीं आ सकते, ना ही वो सांस ले सकते। तो अल्टीमेटली वहाँ उनकी दम घुटने की वजह से डेथ हो जाएगी। और उनको ये पनिशमेंट इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। Relations with Rajputs. Aurangzeb's relations with Rajputs were never cordial. He kept Raja Jaswant Singh of Marwar and Raja Jai Singh of Mewar away from the court as he was annoyed with them. After Raja Jaswant Singh's death, Aurangzeb did not allow his infant son Ajit Singh to inherit the throne. He detained the infant in Delhi. Durgadas Rathore, a brave Rajput, rescued Ajit Singh. Thereafter, Rajputs of Marwar and Mewar joined hands and fought against the Mughals for several years. At the end, Aurangzeb had to yield and accept Ajit Singh as the ruler. तो अगर राजपूत्स की बात करें तो राजपूत्स के साथ भी औरंगज़ेब के रिलेशनशिप्स जो थे वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। जो राजा जसवंत सिंह थे मारवाड़ के और मेवाड़ के राजा थे राजा जय सिंह, उन दोनों को ही औरंगज़ेब अपनी कोर्ट में आने नहीं देते थे क्योंकि वो उन दोनों को पसंद नहीं करते थे। तो राजा जसवंत सिंह जो है, जब उनकी डेथ हो गई, राजा जसवंत सिंह मारवाड़ के, तो जब मारवाड़ के राजा की डेथ हो गई तो उनका जो बेटा था उस टाइम वो काफ़ी छोटा था, उसका नाम था अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को उन्होंने थ्रोन पे बैठने नहीं दिया, दैट इज़ उन्होंने उसको राजा मानने से मना कर दिया कि अजीत सिंह जो है वो राजा नहीं बन सकता, और उन्होंने उसको कैद में डाल दिया। वो अजीत सिंह को दिल्ली ले आए और वहाँ पर उन्होंने उसको बंदी बना लिया। तो जो दुर्गादास राठौर थे वो एक राजपूत थे, उन्होंने अजीत सिंह को उस कैद से छुड़ा लिया और उसके बाद मारवाड़ और मेवाड़ दोनों जगह के राजाओं ने हाथ मिला लिया आपस में, और दोनों ने मिलकर मुगल्स के अगेंस्ट फाइट किया। बहुत सालों तक वो फाइट करते रहे और फिर फाइनली औरंगज़ेब को अजीत सिंह को रूलर मानना पड़ा। Relations with Shivaji. The Mughals had conflicts with the Marathas who had become a strong power under Shivaji. The latter started attacking the Mughal territories in the Deccan. Aurangzeb sent Shaista Khan with a powerful army to fight against him. Shaista Khan was wounded and his son got killed. Aurangzeb then sent another army under Raja Jai Singh to deal with Shivaji. Raja Jai Singh persuaded Shivaji to visit the imperial court in AD 1666. Shivaji was humiliated by Aurangzeb. He, along with his son Sambhaji, remained under house arrest for nearly 9 months. Shivaji managed to escape. He reached the Deccan. In AD 1674, Shivaji was crowned as the king. Shivaji's glorious rule was cut short by his death in AD 1680. He was not only a successful military leader but an able administrator as well. फिर जो मुग़ल रूलर थे, दैट इज़ जो औरंगज़ेब था, उनका कंटिन्यूसली मराठास के साथ भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। मराठास जो है वो काफ़ी पावरफुल हो रहे थे। अब उनके जो रूलर थे वो थे शिवाजी। तो शिवाजी के अंडर में वो काफ़ी पावरफुल हो रहे थे और उन्होंने मुग़ल टेरिटरीज़ को अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और वो उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करने लगे थे।
तो औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान को भेजा एक बहुत बड़ी सेना के साथ कि वो मराठाओं को हरा दे, लेकिन शाइस्ता खान जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए। उनका बेटा जो है इस वॉर में उसको मार दिया गया और वो वापस लौट आए। फिर औरंगज़ेब ने एक और आर्मी को भेजा। इस बार उन्होंने भेजा राजा जयसिंह को। तो राजा जयसिंह ने जाकर शिवाजी से बात करी और उनको समझाया कि वो एक बार आकर औरंगज़ेब से कोर्ट में मिलें। तो 1666 में उन्होंने उनको मना लिया कि वो आकर औरंगज़ेब से कोर्ट में मिले। तो जब शिवाजी औरंगज़ेब से मिलने आए तो औरंगज़ेब ने उनको बहुत इंसल्ट किया और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। दैट इज़ उनको कारागार में नहीं डाला, जेल में नहीं डाला, लेकिन जो उनका रूम था, जो जहाँ पर उनको ठहराया था, वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। दैट इज़ वो रहेंगे हाउस में ही, लेकिन एज अ प्रिजनर वो वहाँ पे रहेंगे। वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते। तो शिवाजी जो थे वो करीब 9 मंथ तक वो हाउस अरेस्ट में रहे और फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से भागकर वो डेक्कन पहुँच गए और फिर 1674 में शिवाजी को वापस से किंग बना दिया गया और शिवाजी ने रूल किया वहाँ पर। और फिर उसके बाद 1680 में उनकी डेथ हो गई। शिवाजी जो थे वो बहुत अच्छे लीडर थे और एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। So this was the third part of our chapter, the creation of an empire. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, you can contact us on WhatsApp. The number is there in the description box below. If you want to find the links to the other chapters or the other parts of this chapter, those links also you can find in the description box below. Thank you everyone.